आइए देखें फेज क्या होता है। फेज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक होमोजीनियस सिस्टम है जो कि फिजिकली डिस्टिंक्ट दिखने में अलग है और उसकी अपनी एक अलग बाउंड्री भी है। साथ ही साथ अगर वो सिंगल फेज है तो उसे हम मैकेनिकली सेपरेट भी कर सकते हैं दूसरे और फेजेस से। तो इसके डेफिनेशन में जो चीजें बताई गई हैं कि दिस इज डिफाइंड एज होमोजीनियस एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ ए सिस्टम which is bounded by a surface and is mechanically separable from other part of the system। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे कि ये जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका, ये और आसानी से समझा जा सकता है किसी एग्जाम्पल से। जैसे कि हम ले लें फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बर्फ या पानी। तो ये पानी वाटर जो है ये 3 फेजेज में रह सकता है। ठीक है, ये जो 3, जैसे आप एक बर्तन एज्यूम कर लें, इस बर्तन के अंदर ये क्लोज बर्तन है जिसके अंदर ये जो आपका आइस है वो फ्लोट कर रहा है पानी में, और ऊपर इसमें वेपर्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होगा जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये आइस है जो फ्लोट कर रहा है इस पानी के ऊपर, और इस चारों तरफ इसके वेपर भरा हुआ है। तो इस केस में अगर हम डिफाइन करें कि ये जो सिस्टम होगा इसमें कितने फेजेज होंगे, तो वहां कितने फेज आएंगे? तो वाटर नॉर्मली 3 फेज रखता है। कौन कौन से? एक है उसका सॉलिड फेज जिसे हम कहते हैं आइस, ये है सॉलिड फेज जिसे हम कहते हैं आइस। ये है लिक्विड फेज जिसे हम कहते हैं वाटर, और थर्ड है गैसियस फेज जिसे हम कहते हैं वेपर। तो ये जो तीनों फेजेज हैं, अब इसमें ये जो डेफिनेशन है इसके बेसिस पे हम काउंट करें कि सही में यहाँ ये जो सिस्टम हम लिए हुए हैं जिसमें कि 3 डिफरेंट फेजेस दिखाए गए हैं, ये तीनों डिफरेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर हम ले लें, जैसे फेज को हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज होमोजीनियस एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट। तो वेपर अपने आप में होमोजीनियस है, ये जो वेपर है अपने आप में होमोजीनियस है। सेकेंड अगर हम लें, ये जो लिक्विड है ये भी अपने आप में होमोजीनियस है। फिर ये जो आइस है वो भी अपने आप में होमोजीनियस है। अब यहां देखिए ये अपीयरेंस जो है तीनों का, आइस का, वेपर का और लिक्विड का, इन तीनों का अपीयरेंस भी अलग अलग है। तो ये दोनों क्वालिटीज आ गई, इसमें फिजिकली डिस्टिंक्ट भी है, होमोजीनियस भी है। साथ ही साथ ये जो आइस है इसकी अपनी एक अलग बाउंड्री है, वेपर की अपनी अलग बाउंड्री है, और ये जो पानी है लिक्विड इसकी अपनी अलग बाउंड्री है। तो इनकी बाउंड्रीज भी अलग हो गई। फिर हम फोर्थ वो देखेंगे मैकेनिकली सेपरेबल है या नहीं है। तो इसको आसानी से आपको पता होगा कि वेपर तो अलग किया ही जा सकता है, और ये आइस जो है इसको हम आसानी से किसी भी सीव के थ्रू, किसी भी सीव के हेल्प से आसानी से मैकेनिकली इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि ये जो सिस्टम है ये 3 फेज सिस्टम है, और वो जो 3 फेजेज हैं वो अलग अलग हैं। जैसे फर्स्ट फेज आइस, सेकेंड फेज आपका हो गया लिक्विड या वाटर जिसे हम कहते हैं, थर्ड फेज है वेपर। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मिसिबल लिक्विड्स का। इस केस में मेजर करें कि ये जो मिसिबल लिक्विड्स हैं ये कितने फेज सिस्टम देंगे। जैसे कि एक मिसिबल लिक्विड्स ले लें, पानी और अल्कोहल ले लें। पानी और अल्कोहल मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स हैं। तो जितने भी कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स फॉर्म वन फेज सिस्टम, वन फेज सिस्टम। अब ये देखें ऐसा क्यों होता है। जितने भी कंप्लीटली लिक्विड, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स होंगे जो आपस में आसानी से घुल मिल जाते हैं, मिसिबल लिक्विड्स, इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप एक बर्तन ले लें और उस बर्तन में आप पानी भर लें और साथ में इसी बर्तन में आप अल्कोहल मिक्स कर दें।
एल्कोहल पानी में पूरी तरह कंप्लीटली मिसिबल होता है। अगर ये सिस्टम है जिसमें कि पानी और एल्कोहल दोनों मिला हुआ है, तो यहां पर होगा क्या कि ये जो सिस्टम है ये एक ऐसा होमोजीनियस सिस्टम बना लेगा जिसमें कि आप पानी और उस एल्कोहल एक में एल्कोहल मिला हुआ है पानी में, और दूसरा पानी ऐसा है जिसमें कि एल्कोहल नहीं मिला हो, तो उस फिजिकली देख के आप नहीं बता सकते हैं कि इसमें एल्कोहल है और इसमें नहीं है। इसका मतलब फिजिकल डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह दोनों के बीच में कोई बाउंड्री भी नहीं है एल्कोहल और वाटर के बीच में, और कोई भी ऐसा मैकेनिकल मेथड नहीं है जिससे कि हम उन दोनों को सेपरेट कर पाए। तो इसीलिए जब ये तीनों चीजें ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो इस केस में ये क्या होगा, वन फेज सिस्टम। ये हो जाएगा वन फेज सिस्टम। ठीक है, इसी तरह एक थर्ड एग्जांपल ले लें, जैसे NaCl डिजॉल्व इन वाटर, पानी में नमक घुला हुआ है। ये कोई एक सिस्टम है जिसमें कि पानी में नमक घुला हुआ है। तो ये जो सिस्टम होगा जिसमें पानी में नमक घुला हुआ है, इस सिस्टम के अंदर आप यहां पर भी वही चीज है कि पानी में नमक घुला हुआ और एक वैसे पानी रखा हुआ है, तो इन दोनों में कोई फिजिकल डिफरेंस आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, पानी और नमक उसमें अलग अलग नहीं दिखते हैं। ठीक है, इसी तरह नमक और पानी के बीच में कोई डिफाइंड बाउंड्री भी नहीं है, साथ ही साथ कोई मैकेनिकल मेथड नहीं है, कोई छन्नी ऐसी नहीं होती है नॉर्मली जिससे कि हम पानी में से नमक को छान के अलग कर पाए। तो ये जो सिस्टम होगा NaCl डिजॉल्व इन वाटर, ये भी क्या होगा, वन फेज सिस्टम। फोर्थ हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जितने भी मिसिबल गैसेज हैं, और नॉर्मली सभी जो गैसेज होती हैं वो मिसिबल ही होती हैं, मिसिबल गैसेज जो हैं ये सभी गैसेज ये भी क्या करती हैं, और गैसेज नॉर्मली सभी मिसिबल होती हैं, तो ये जो होगा वो वन फेज सिस्टम बनाएगा। इसलिए इस केस में न तो फिजिकल डिस्टिंक्शन हम कर सकते हैं, न ही इसमें अलग अलग बाउंड्री है दोनों के बीच में, और न ही मैकेनिकली ये सेपरेट किए जा सकते हैं। तो ये सभी जो हैं, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी सिस्टम में कितने फेजेस होंगे। जैसे वाटर के केस में हमने देखा कि यहाँ था 3 फेज। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स के केस में चाहे कितने भी लिक्विड्स मिला लिए जाएं, उस केस में वो जो सिस्टम बनेगा वो क्या होगा, वन फेज सिस्टम। NaCl या शुगर या जो भी चीजें पानी में घुल सकती हैं सॉलिड्स, उनका अगर हम सिस्टम बनाए तो वो भी क्या होगा, वन फेज। और गैसेज जो हैं वो हमेशा वन फेज सिस्टम बनाती है। आइए जानते हैं कि कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट के केस में कंपोनेंट बताने से पहले एक चीज बता देना जरूरी है। एक चीज होता है, एक टर्म यूज करते हैं हम जिसे हम कहते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट। तो किसी भी सिस्टम के अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट की जब बात होती है, तो जितने भी केमिकल स्पीसीज, जितने मॉलिक्यूल्स या आयंस जो अवेलेबल हैं उस सिस्टम के अंदर, तो वो जो अवेलेबल मॉलिक्यूल्स आयंस जो है वहां, उनका जो टोटल सम है वो कहलाता है टोटल नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट। अब चाहे उसके बारे में अगर कोई भी किसी सिस्टम में बहुत सारी चीजें अगर अवेलेबल हैं और उनके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इंडिविजुअल केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। लेकिन ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट इसी का एक हम कह सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड पार्ट है उस केमिकल कंस्टिट्यूएंट का, जिसकी अगर जानकारी हमको दे दी जाए तो हम पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हो। अब यहां देखिए, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और कंपोनेंट ये दोनों कभी सेम भी हो सकते हैं, और नॉर्मली कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट से हमेशा कम होता है। कंस्टिट्यूएंट जितना होगा उससे कुछ कम, 1 या 2 कम क्या होगा, कंपोनेंट होगा। और ये भी हो सकता है कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट और कंपोनेंट दोनों सेम हो। तो अब यहां जैसे कि यहां डिफिनेशन दिया गया है, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में बी डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूजिंग विच कंपोजिशंस ऑफ ऑल द फेजेस कैन बी डिफाइंड। वो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केमिकल कंस्टिट्यूएंट, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट रिक्वायर्ड है, जिसके हेल्प से, यूजिंग विच, हम जो भी फेज सिस्टम हमें दिया गया है उसको हम कंप्लीटली, उसके कंपोजिशन को कंप्लीटली अगर डिस्क्राइब कर पाए,
तो वो मिनिमम नंबर क्या होगा, वो कहलाएगा कंपोनेंट। अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल ले लें, उससे और आसानी से क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लें कि वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम में हमने देखा अभी कि ये कितने फेजेस में रह सकता है। ये कंसिस्ट करता है 3 फेजेस। ये 3 फेजेस में रह सकता है, लेकिन तीनों फेजेस में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है, H2O मॉलिक्यूल। ये एक ही केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, एक ही केमिकल स्पीसीज है जो तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करती है। तो वाटर सिस्टम में अब यहां देखिए ये जो प्योर फॉर्म है इसमें और कोई चीज मिली हुई नहीं हो अगर, तो यहां क्या होगा कि जितने केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं उतना ही क्या होगा इसका केमिकल कंपोनेंट। इसलिए अगर वाटर के बारे में जानकारी चाहिए तो H2O मॉलिक्यूल कितनी मात्रा में है वहां पर, वो अगर मिले तो उससे क्या हो जाएगा, हम कंपोनेंट उसका डिटरमिन कर सकते हैं। तो जो भी प्योर सिस्टम होते हैं उस केस में तो जितने केमिकल कंस्टिट्यूएंट होंगे उतने ही केमिकल कंपोनेंट होंगे। लेकिन मिक्सचर अगर हम किसी चीज का ले लें तो मिक्सचर के केस में ये चीजें बदल जाती हैं। वो मिक्सचर के केस में ये भी हो सकता है कि आप जितने केमिकल कंस्टिट्यूएंट लिए गए हैं उतने रिक्वायर्ड ना हो पूरे के पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, उससे कुछ कम से भी अगर काम चल जाता है तो वो क्या दिखाएगा, उसका कंपोनेंट। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, एक कोई क्लोज चैम्बर है, इस क्लोज चैम्बर के अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, और जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है। अब ये पता है कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब अगर हम कुछ क्लोज चैम्बर में अगर ये रिएक्शन ले रहे हैं तो यहां होगा क्या कि एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि जबकि दोनों रिएक्शंस सेम हो जाएंगे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन रेट और ये रिवर्स डायरेक्शन रिएक्शन रेट, ये दोनों सेम हो गए। और जब सेम होंगे तो ये रिएक्शन क्या होगा, रुक जाएगा उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे। ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गया है उसमें अगर हमें ये डिटरमिन करना हो कि इसमें कितने केमिकल कंस्टिट्यूएंट है और कितने कंपोनेंट है, तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट तो डिटरमिन करना बहुत ही आसान है कि यहां पर हम काउंट कर लें। कैल्शियम कार्बोनेट एक अलग केमिकल कंस्टिट्यूएंट है 1, कैल्शियम ऑक्साइड एक अलग केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, ये हो गया 2, और कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, ये हो गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट कितने आ गए, कंस्टिट्यूएंट इस केस में हो गए दिस इज इक्वल टू 3। लेकिन अब अगर इसे सिस्टम में कंपोनेंट अगर कैलकुलेट करना है तो वहां हम ये देखेंगे कि जो मिनिमम नंबर जिससे कि हमारा काम चल सकता हो वो आसानी से, कि हम पूरे के पूरे सिस्टम के सभी कंपोजिशंस को कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में भी बता दें, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में भी बता दें, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी बता दें, तो यहां हम ये देखेंगे कि इन तीनों में से किसी दो की जानकारी अगर मिल जाए तो वो जो दो है वो तीनों के बारे में बता देगा। तो यहां पर जैसे ये दोनों सॉलिड फेज में है, ये है सॉलिड, ये भी है सॉलिड, और ये है गैसियस फेज में। तो इस केस में दो सॉलिड हैं और एक गैसियस फेज में, तो इन दो में से किसी एक के बारे में जानकारी मिल जाए और इसके बारे में जानकारी मिल जाए, तो इससे हम क्या करेंगे, इस एक की जानकारी से दूसरे की जानकारी के बारे में बता देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से कैल्शियम ऑक्साइड कितना है ये बता देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानकारी मिल जाए। तो ये दोनों मिलके, तो यहां पर केवल दो ही चीजें रिक्वायर्ड, इन दोनों में से कोई एक और ये। तो ओवरऑल जो यहां कंपोनेंट आया वो कितना होगा, 2। दो की जानकारी, दो के बारे में अगर जानकारी मिल जाए तो उससे क्या होगा, तीनों के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। तो यहां क्या होगा, मिनिमम रिक्वायर्ड केमिकल कंस्टिट्यूएंट है तो 3, लेकिन उसमें से दो ही रिक्वायर्ड है इस पूरे सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। तो कंपोनेंट यहां क्या हो जाएगा, टोटल 2। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लें कि कोई एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। तो ये जो चीजें अवेलेबल हैं, जैसे ये है ए बी सी डी एंड सो ऑन, ये बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं।
अब यहाँ पे इन सब अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होगा, जितने नंबर ऑफ ए बी सी डी और ये जो भी चीजें अवेलेबल हैं उनको जब हम जोड़ेंगे तब क्या आएगा, वो होगा केमिकल कंस्टिट्यूएंट और टोटल नंबर। लेकिन यहीं पर अगर कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ यहाँ हम देखते हैं कि कंपोनेंट कैसे कंस्टिट्यूएंट से कम हो जाते हैं। एक और आसान से एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि इसमें आपको दिया हुआ है कि ये जो ए है ये 10% है, ये बी है 20% इस सिस्टम में, ये है 30% और ये है 15%। ए बी सी डी इनके बारे में जानकारी दे दी गई, ठीक है। ये जो ई है इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन तब भी अगर आपको इस सिस्टम में ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट है इसमें 1 2 3 4 और 5 केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, और इसमें से कंपोजिशंस आपको पता है 4 के, 1 2 3 4 ए बी सी और डी के कंपोजिशंस पता है। तो अगर ई का कंपोजिशन अगर डिटरमिन करना होगा तो ये हम डिटरमिन कर सकते हैं कैसे, 100 में से इन सभी को जोड़ के माइनस घटा दें। 100 माइनस ये हम जोड़ लें 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15, ये कितना आया 100 माइनस 75, 100 माइनस 75 ये हो गया 25। तो ये हमने मैथमेटिकली डिटरमिन कर लिया कि ए का जो कंपोजिशन होगा वो कितना होगा 25%। इसका मतलब है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसमें से केमिकल कंस्टिट्यूएंट में से वो क्या है, अगर 5 है तो 5 माइनस 1, तो यहां हम ये ले सकते हैं n माइनस 1 मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसमें कि या तो परसेंटेज दे दिया गया हो सभी का या मोल फ्रैक्शंस दे दिए गए हो सभी के, तो उनके बेसिस पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि लास्ट जो एक बचा हुआ है, तो अगर n इसमें है इस सिस्टम के अंदर, अगर n केमिकल कंस्टिट्यूएंट है तो n माइनस 1 उसका क्या होगा हमेशा कंपोनेंट। तो ये हम कह सकते हैं कि मिक्सचर के केस में ये अगर कंपोजिशंस दिए गए हैं उनके परसेंटेज में तो वहां पर n माइनस 1 से ही काम चल सकता है, और यहाँ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा हमेशा n माइनस 1 होगा, n नहीं होगा, जबकि सिस्टम में n केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, ये n माइनस 1 कंपोनेंट। आइए देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है किसी भी सिस्टम का। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम जो यहाँ लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द minimum number of variables which must be specified to describe all the phases of the system। अब ये जानना जरूरी है कि ये वेरिएबल्स क्या हैं, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हमें ये पता है कि जो भी फेजेज होते हैं किसी भी सिस्टम के, वो जो चेंज करते हैं उनके पीछे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे मेजर जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, प्रेशर है, प्रेशर अगर हम वेरी करें तो सिस्टम में फेज में वेरिएशन आ सकता है। टेम्परेचर है, ये भी एक फैक्टर है जो जिसको अगर हम वेरी करें, घटाएं या बढ़ाएं, तो उससे सिस्टम के फेज में चेंज आ सकता है। या तीसरा हम ले सकते हैं कि कंसंट्रेशन, अगर बहुत सारी चीजें मिक्स की हुई हैं तो उसमें जो कंपोजिशन है या कंसंट्रेशन है चीजों का, उसको अगर हम वेरी करें तो उससे भी क्या होगा, फेजेस चेंज हो सकते हैं। जैसे कभी कोई सॉलिड फेज आ गया, लिक्विड फेज आ गया, वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया, तो ये सभी जो चेंजेस हैं, या सॉलिड में भी बहुत सारे और फेजेज होते हैं, तो ये सभी जो चेंजेस हैं वो गवर्न होते हैं किसके थ्रू, इन वेरिएबल्स के थ्रू, ये जो प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स में से जो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, वो कहलाएगा उस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसे हम डिग्री ऑफ वेरिएंस भी करते हैं, डिग्री ऑफ वेरिएंस उस सिस्टम का। तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये डिसाइड करता है कि कब, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिग्री ऑफ फ्रीडम से कौन सी चीज रिलेटेड है, वेरिएबल्स, और ये जो वेरिएबल्स हैं ये वेरिएबल्स डिसाइड करती हैं कि उस सिस्टम में चेंज जो होगा वो किस तरह से अकर करेगा, किस रूट को फॉलो करेगा, कैसे कौन सी चीज दूसरे में बदलेगी, दूसरी चीज तीसरे में बदलेगी, या कौन सी चीजें इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगी।
तो ये सभी चीजें डिफाइन होती हैं उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो यहाँ पर बहुत सारे केसेज हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमेरिकल वैल्यूज रखता है, 0, 1, 2 इस तरह की वैल्यूज ये रखता है। तो किसी सिस्टम में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f ये 0 के बराबर है, f इज इक्वल टू 0, तो ये शो करता है कि वो जो सिस्टम होगा उस पॉइंट पे नॉन वेरिएंट होगा, नॉन वेरिएंट पॉइंट। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होने का मतलब क्या हुआ है कि अगर कोई जैसे फेज डायग्राम अगर दिया हुआ है तो वो जो f0 उसी केस में हो सकता है जबकि हम किसी भी वेरिएबल को उस सिस्टम में वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो एक ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेट देगा जिस पर कि हम किसी भी वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते हो, हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो किसी वेरिएबल को चेंज करने का। अगर वेरिएबल में चेंज हुआ तो वो जो इक्विलिब्रियम है वो समाप्त हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट होते हैं किसी भी फेज डायग्राम में। तो वो जो पॉइंट होते हैं नॉर्मली वो कहलाते हैं ट्रिपल पॉइंट, जहां पर कि तीनों फेज एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। और ये जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, इसका टेम्परेचर भी फिक्स होगा और प्रेशर भी फिक्स होगा। तो वो जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन वेरिएंट पॉइंट। दूसरा एक आता है f, ये वैल्यू रख सकता है 1, और जब ये वैल्यू 1 रखेगा तब हम इसे कहेंगे मोनोवेरिएंट। मोनोवेरिएंट मोनोवेरिएंसी क्या होती है कि दो अगर वेरिएबल्स अगर हम लिए हुए हैं तो उन दो वेरिएबल्स में से किसी एक को तो हम वेरी कर पाए लेकिन दूसरा उसके अकॉर्डिंग फिक्स होता रहे तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, मोनोवेरिएंट। वेरिएंसी केवल एक चीज में की जा सकती हो अगर किसी एक वेरिएबल में, तो वो कहलाएगा मोनोवेरिएंट। थर्ड हम ले सकते हैं f इज इक्वल टू 2। f इज इक्वल टू 2 का नाम है बाई वेरिएंट। अगर दो वेरिएबल्स को हम साथ साथ वेरी कर पाए और उससे इक्विलिब्रियम पे कोई असर ना पड़े तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो कहलाएंगे बाई वेरिएंट पॉइंट्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम और अच्छी तरह क्लियर होगा जब हम किसी फेज डायग्राम में स्टडी करें कि उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पॉइंट का कैसे वेरी करता है और कहां पर 0 होता है, कहां 1 होता है, कहां 2 होता है। तो तो फेज डायग्राम में इसको समझ पाना ज्यादा आसान है।